चलो भाई, तो तैयार हो जाओ। तुम्हारा भारी डिमांड था कि प्लीज़ सर कक्षा 10वीं सोशल साइंस के सेट नंबर बी का पेपर लेकर के आइए। एंड फाइनली अब तुम्हारे सामने है। मैंने तुमसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी थोड़ी यूनिक तरीके से कराऊंगा। तरीका क्या रहेगा? मैं 4 सेटों में क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा। एक रहेगा सेट नंबर ए, दूसरा रहेगा सेट नंबर बी, सी एंड डी। और अगर कोई स्टूडेंट इन चारों सेटों को बहुत अच्छे से कर लेता है तो जो प्री बोर्ड एग्जाम 75 नंबर का है ना, तुम्हारा आसानी से 65 से 70 नंबर तक आ सकता है। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ भाई। मैं 75 तो नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारा आसानी से 65 से 70 नंबर तक आ सकता है अगर तुम सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो। ऑलरेडी सेट नंबर ए का फुल सोल्यूशन मैं अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए जाकर के मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। एंड ये रहा तुम्हारे सामने सेट नंबर बी। देखो, हमारा पेपर 3 घंटे का होने वाला है एंड 75 नंबर का पेपर रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे निर्देश मेंशन है, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक हमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे 1 नंबर के। एंड 6 से लेकर 23 तक जितने भी क्वेश्चन रहेगा सभी में अतिरिक्त विकल्प रहेगा। कुछ हमें 2 अंकीय, कुछ 3 अंकीय और कुछ 4 अंकीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एंड यहाँ पे हमारा पहला नंबर कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कर लिखो। इसमें पहला नंबर कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब शुभारंभ किया गया था। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश वाई लैंग्वेज में क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये देखो, इंग्लिश के लिए भी है और हिंदी में भी है, तो परेशान मत होना। बाकायदे आंसर भी दिखाऊंगा और आंसर हिंदी और इंग्लिश वाई लैंग्वेज है। यहाँ पर तुम आंसर को भी देख सकते हो। इस प्रकार से तुम्हारे सामने आंसर की है। ओके, अब शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना शुभारंभ कब किया गया था। मैंने तुमको चिल्ला चिल्ला करके टॉपर सीरीज में पढ़ाया भी था और पहले ही बताया था कि 1972 में हमने लेकर के आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और इसी के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत की गई थी। और सबसे पहले हम प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत कहाँ से किए थे? उत्तराखंड से। तो ये सारे फैक्ट याद रखना। उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है, अभी वर्तमान में है, हैली राष्ट्रीय उद्यान। और जब यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था तो इसका नाम था जिम कॉर्बेट। ठीक है, तो वहीं से सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा लगाना है। एंड जितने फैक्ट्स बताए हूँ सारे फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है दूसरा नंबर, टिस्को किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? टिस्को एक कंपनी का नाम है और यह एक निजी कंपनी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। नेक्स्ट कहता है कि मार्टिन लूथर किंग कौन था? सबको पता है कि भाई एक समाज सुधारक या फिर धर्म सुधारक था, तो यही तुम्हें लिखना है। एंड ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर की तरफ। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता दर क्या है? मतलब महिला की लिटरेसी रेट क्या है 2011 के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पर महिला एजुकेटेड है 64%। वैसे मैं 65 कह सकता हूँ मोटे तौर पर, लेकिन अगर यहीं पर मैं पुरुष की बात करूँ ना तो उनकी लिटरेसी रेट 2011 में 75% थी। मतलब 100 में से 75 पुरुष पढ़े लिखे हैं, 100 में से 65 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। लेकिन अभी लिटरेसी रेट बढ़ चुका है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। अभी तो नया जनगणना का रिजल्ट आया नहीं है तो हम इस पर बात भी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5वां नंबर, एक दलीय व्यवस्था क्या होता है? एक दलीय मतलब सिंपल सा, जिस देश में एक दल हो उसे कहेंगे एक दलीय। अरे मतलब एक पार्टी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? 12 नंबर, जिस देश में सिर्फ एक दल हो। हमारे देश में एक दलीय नहीं है, हमारे देश में बहुदलीय है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सबसे कम साक्षर राज्य क्या है? अब तुम्हें याद होगा सोशल साइंस के सेट नंबर ए में मैंने तुम्हें यह पढ़ाया था कि भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है ना? तो वहां पर तो केरला हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्वेश्चन थोड़ी मैं घुमा दिया हूं और यहां पर कम डाल दिया हूं। तो भारत में सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? तो बिहार की है। बिहार के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो भी पढ़े लिखे हैं ना वो भाई आईएएस या आईपीएस ही हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। सेलेक्ट द क्वेश्चंस, ऑप्शन एंड राइट। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्टेड तो 1973। टिस्को कम्स अंडर विच सेक्टर्स? तो प्राइवेट सेक्टर। बाकी आंसर मैं बता दिया हूँ, तो वहां से आंसर आप कवर कर लेना। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो विथ सॉल्यूशन, आंसर की सहित दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। जल्दी से जाकर के अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1 into 6 मतलब 6 नंबर का रहेगा। एक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है। पहला नंबर कह रहा है कि कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं? तो इसे बेबर कहते हैं। अरे बेबर मतलब वही यार
जिसे तुम झूमिंग कृषि कहते हो ना, उसी को छत्तीसगढ़ में बेवर के नाम से जाना जाता है। और कर्तन दहन कृषि प्रणाली तुम्हारे ये पूर्वोत्तर भारत में कहते हैं। तो जो झूमिंग कृषि है उसी के अलग अलग नाम है। तो सारे नाम जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है ना, वैसे टॉपर सीरीज में तो मैंने पढ़ाया है, लेकिन एक बार देख जरूर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर के पेपर में भी पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः डैश डैश की रीढ़ समझी जाती है। तो ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझी जाती है, इकोनॉमी की। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, अर्थव्यवस्था लिख देना है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। असहयोग खिलाफत आंदोलन डैश डैश में शुरू हुआ था। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, तो 1920 तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार डैश डैश के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अगर एक प्रजातांत्रिक सरकार है मतलब प्रजा को ध्यान रखती है, तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपको यहाँ पर लिखना है जनता। ठीक है, पब्लिक। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है? तो मनरेगा के अंतर्गत 100 डेज का रोजगार दिया जाता है, मतलब 100 दिन का तुम्हें काम मिलेगा ही मिलेगा। और अगर 100 दिन का काम तुम्हें एक साल में तुम्हारी सरकार नहीं दी है तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा और उसका पैसा भी दिया जाता है। ये होता है मनरेगा के अंतर्गत। नेक्स्ट कहता है कि औसत आय को डैश डैश कहते हैं। तो औसत आय को पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो लिखना पर कैपिटा इनकम, और अगर हिंदी मीडियम के हो तो क्या लिखोगे, प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है औसत आय को, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। जैसे जैसे देखो, कटिंग कम्बस्टिंग सिस्टम इज कॉल्ड डैश डैश इन छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देखिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें ट्रू फॉल्स बताना है। पहला नंबर कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध क्या सतलुज नदी पर बनी है? बिल्कुल ट्रूथ है। नेक्स्ट कहता है कि निर्यात मूल्य आयात मूल्य से कम हो तो क्या उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं? देख, निर्यात का मतलब होता है कि अपने देश से सामान को बाहर भेजना, और आयात का मतलब होता है हमारे देश में सामान को मंगाना। तो अगर निर्यात मूल्य कम है आयात मूल्य से तो क्या उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहेंगे? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, वो अनुकूल नहीं है बल्कि प्रतिकूल व्यापार संतुलन है, क्योंकि हमें निर्यात को क्या करना है, निर्यात को और अधिक करना है, आयात को और ज़्यादा कम करना है। नेक्स्ट कहता है औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन होने लगा था। तो बिल्कुल ये ट्रूथ हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि लोकतंत्र के सभी नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, हम सब चुनाव में वोट डालते हैं और एक ही वोट डालते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हम गए बटन दबा दिए 5 बार बीजेपी को खट 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 खट, गए बटन दबा दिए 5 बार कांग्रेस को खट 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 खट, ऐसा नहीं है ना। इसलिए एक व्यक्ति को एक बार ही वोट डालने का अधिकार है। नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर, भारत में नोट छापने का काम क्या आरबीआई करता है? बिल्कुल सही बात है, नोट तो आरबीआई छापती है। और तुम्हें एक फैक्ट और बता देता हूँ, पूरे साल में मात्र एक दिन ही नोट छपता है और 24 घंटे छपता है, और जैसे ही 24 घंटे कंप्लीट हुआ फिर नोट प्रिंटिंग नहीं होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर, वैश्वीकरण का प्रारंभ 1981 में शुरू हुआ था। नहीं, गलत है। जो वैश्वीकरण का मॉडल आया था ना, जिसे तुम LPG कहते हो, L मतलब लिबराइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन, G मतलब ग्लोबलाइजेशन, मतलब निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये मॉडल 1991 में लेकर के आए थे मनमोहन सिंह साहब, जो कि कांग्रेस के वित्त मंत्री थे उस टाइम पे। चलो भाई, अच्छा उस टाइम पे तो बाकी ये प्रधानमंत्री भी बन गए थे 1991 में, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर रह करके काम किया है। इन्हें गुड इकोनॉमिस्ट माना जाता है, लेकिन अब दुनिया में नहीं रहे हैं। आगे देख लीजिए, इंग्लिश में क्वेश्चन अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी को मिलाइए। एक साइड लिखा है ऑप्शन नंबर आ या फिर आ, एक साइड लिखा है बा। अब इसे फटाफट मैच करना है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का शहर है। वहाँ पर 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था। तुम्हें याद है ना, टॉपर सीरीज में बताया था, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो, इससे मैच करेंगे। मोटर गाड़ी उद्योग कहाँ है? तो ये इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। जितनी भी कार वगैरह होती है ना, वो सब गुरुग्राम में ही बनती है। ठीक। नेक्स्ट कहता है कि भाई भोसले, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेड यूनियन के नेता थे भाई भोसले। नेक्स्ट कहता है संघ सूची, तो संघ सूची किसके अंतर्गत आता है? ये आता है प्रतिरक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट कहता है संगठित क्षेत्रक, तो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा? द्वितीय क्षेत्र कर देना है। नेक्स्ट कहता है आरबीआई, तो आरबीआई बैंकों का बैंक है ना। जैसे बापों का बाप तुम्हारा बब्बा होता है ना, जैसे तुम्हारे पिताजी, उनके पिताजी तुम्हारे बब्बा कहलाते हैं ना, बस वैसे ही आरबीआई कहता है बैंकों का बैंक। दैट्स इट, ये भी कंप्लीट होता है।
सेम इंग्लिश में अवेलेबल है, इसे भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। हमारा 5th नंबर कहता है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, बारनाकुला प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। तो इसका सिंपल सा आंसर तुम्हें क्या लिखना है, 1878। ठीक है, 1878 लिख देंगे। नेक्स्ट कहता है कि लैंगिक विभाजन किस आधार पर होता है। तो जाति के आधार पर होता है भाई, बस जातिगत या फिर समाज, तो दोनों यहाँ ये तुम्हें लिखना है। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है, चाइना में है। सिंपल सा, चाइना में एक ही नेता है भाई, और पता है 15 साल के लिए राजा बन जाता है। राजा मतलब चुनाव जीत गया, अरे कोई चुनाव लड़ता नहीं है तो वही तो जीतेगा ना। एक बार क्या किया था उसने, चुनाव लड़ा, चुनाव जीतने के बाद उसने नियम बना दिया कि 15 साल तक जो एक बार चुनाव जीत गया रहेगा, और 15 साल के बाद फिर चुनाव नहीं होगा, फिर वो बढ़ जाएगा। मतलब तानाशाही कुल मिला के चलती है। हमारे देश में ऐसा हो जाए तो भाई देश बिक जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। और वहाँ के लोग को पता है, मीडिया उडिया को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ना तो वहाँ कोई इंटरव्यू कर सकता है, ना तो वहाँ की बातें पब्लिक हो सकती है, क्योंकि एक ही सरकार है ना। तो वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जो भी कर रहा है वहाँ के लोग को सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, इतना ज़्यादा तानाशाही है। आगे बढ़ते हैं कि इन्हीं दो देशों का नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। एक तो तुम्हारा भारत हो गया, आंख बंद करके इसका आंसर टिक कर दो, और दूसरा तुम्हारा अमेरिका हो गया। नेक्स्ट कहता है कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो कृषि क्षेत्र का है भाई। जो लोग खेती करते हैं ना, उनका जीडीपी में बहुत ज़्यादा योगदान है, लगभग 54% का योगदान है जीडीपी में। नेक्स्ट कहता है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। तो 1991 में एलपीजी मॉडल आया था, ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है, फटाफट देख लीजिए। अब हम थोड़ी स्पीड में बढ़ेंगे। इसके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम स्पीड में क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, क्योंकि मेन ओटी होता है जिसको हमने अच्छे से समझा दिया। 6वां नंबर कहता है कि पवन अपर्दन किसे कहते हैं, व्हाट इज विंड इरोजन। एंड इसके अर्थ में पूछा कि चादर अपर्दन क्या है, मतलब व्हाट इज सीट इरोजन। आइए दिखाते हैं इसका आंसर। ठीक है, बाकी सब मिल जाएगा, परेशान मत होना। तो ये रहा तुम्हारे सामने पवन अपर्दन क्या है, और ये रहा तुम्हारे सामने चादर अपर्दन। अब इसके आगे का जो आंसर है ना, वो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए इंग्लिश में नहीं लेकर के आया हूँ। 7वां नंबर कह रहा है कि झूमिंग कृषि को किस किस नाम जानते हैं। ठीक है, वाई व्हाट नेम्स इज झूमिंग एग्रीकल्चर नोन्स। एंड अथवा कहता है कि रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताइए, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। तो ये रहा तुम्हारे सामने झूमिंग कृषि, जिसे झूम, पेड़ू, बेबर, कुमारी, धैया, ठीक है, कई नाम जानते हैं। एंड रबी की फसलें क्या होती है एंड खरीफ की फसलें क्या होती है, इसी भी अच्छे से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण के 2 उपाय बताइए, मतलब पानी प्रदूषित ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सिंपल सा यार, जो फैक्ट्री की पानी होती है उसे तुम तालाब में मत डालो, नदी में मत डालो। ठीक, तो पहला पॉइंट ये हो गया। और अगर तुम तालाब में नहाने जा रहे हो तो अपने पशुओं को और कपड़े वगैरह को तालाब में मत धुलो, इससे जल प्रदूषित रुक सकता है। अथवा में कहता है कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। वही दिखा देते हैं इनका आंसर। ये रहा सबसे पहले, औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज का उचित निपटान। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अन्य उद्योग होते हैं ना, तो सबके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है लौह इस्पात, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। आगे देखते हैं। 9वां नंबर कहता है कि रेल परिवहन की समस्या का वर्णन करना है। और एक बार अथवा कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना का आशय क्या है। ठीक है, PMGSY। जानते ना कि गाँव गाँव में सरकार सड़क बना रही है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो गाँव की सड़कें है उसे मेन रोड से कनेक्ट करना है। बाय द वे, पहले रेल परिवहन की समस्या देख लो। पुराना ढांचा चल रहा है और अधिक रखरखाव में खर्चा है। एंड ये रहा तुम्हारे सामने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10वां नंबर कह रहा है कि बारदौली सत्याग्रह के बारे में बताना है। ठीक है, राइट अबाउट बारदौली सत्याग्रह। और अथवा कह रहा है कि बहिष्कार क्या होता है। बहिष्कार मतलब व्हाट इज मीन बाय बाइकॉट। ठीक है, बाइकॉट क्या होता है भाई। तो ये रहा तुम्हारे सामने, और ये रहा बहिष्कार के बारे में। बहिष्कार का मतलब होता है जो विदेश की वस्तुएं होती हैं उसे अपने देश नहीं मंगाना है, फिर त्याग करना, ये तुम्हारा बहिष्कार कहलाता है। 11 नंबर कह रहा है कि रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है। विच आइटम्स वेयर ट्रेड थ्रू द सिल्क रूट। तो क्या रेशम मार्ग से सिल्क वस्त्र का व्यापार होता है, किसी और चीज़ का। अथवा में कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया है। आइए दिखाते हैं इसका आंसर। ये रहा, रेशम मार्ग से मसाले का, सोने, चांदी और वस्त्रों का व्यापार होता था, और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में लिखा है आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर कहता है कि लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है। और अथवा में कह रहा है कि ब्रिटेन में महिला कामगारों की स्पेनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ था, जो मशीन थी ना, ये महिलाओं की रोजगार को छीन रहा था, इसलिए महिला ने इस पर अटैक कर दिया। इस मशीन पर एक AI की तरह मशीन आया था, रोजगार छीन रहा था, इसलिए इस पर हमला हुआ था। चलो यहाँ तक होता है कंप्लीट।
हमारा 13 नंबर कह रहा है कि उलमा व फतवा से क्या आशय है, और यहीं प्रथम कहता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समझाइए। तो उलमा और फतवा को देख लीजिए, ये रहा तुम्हारे सामने। उलमा जो था उस इस्लामी विद्वान है, और फतवा क्या है कि धार्मिक निर्णय लेने वाला व्यक्ति है, ठीक है। और ये रहा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं कि राजनीतिक दल से क्या आशय है, व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो क्या करता है कि देश के लिए एक नियम बनाता है कि देश को किस प्रकार से चलाना है, या फिर अगर कोई विजेता नहीं भी बनाए तो वो देश को सही डायरेक्शन दिखाने के लिए काम करता है, उसे पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। इससे लोगों को आर्थिक तरीके से मजबूत भी किया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर लिखा है, देख लीजिएगा, सब कुछ मेंशन है। आगे बढ़ते हैं, अथवा में क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस भी देख लेना। बाकी इनका आंसर ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप अपना जो नोट्स लिखे हैं वहाँ से करिए, ज़्यादा सही माना जाएगा, क्योंकि नोट्स जो तुम लिखे हो ना उसे तुम पढ़ते भी हो, और वो लिख करके आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जिसके पास नहीं है उसके लिए मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। 15 नंबर कह रहा है कि लोकतंत्र किस तरह से उत्तरदायी वैध सरकार गठन करती है, और अथवा कह रहा है कि सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके पास कौन कौन से सोर्स हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने, सोर्स भी नीचे लिखा है, और किस प्रकार से क्या करती है कि वैध तरीके से सरकार को चलाने का निर्णायक भूमिका निभाती है, ठीक है। 6 o'clock. आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, एग्जाम्पल से समझाना है। तो सिंपल सा, जितने भी तुम्हारे एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट निकलते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे तुम्हारा कृषि हो, मछली पालन हो, ठीक है, तुम्हारा मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, कुछ भी हो, ये सब प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं। अथवा में कह रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर क्या है, इसका एग्जाम्पल देना है। तो आइए दिखा देता हूँ भाई, ये रहा प्राथमिक सेक्टर एंड ये रहा सेकेंडरी सेक्टर, अच्छे से इसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर कह रहा है कि कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। व्हाट इज अ कंटेनर एंड एक्सप्लेन इट्स यूटिलिटी। और अथवा में कहता है कि विश्व व्यापार संगठन पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नेम्स ऑन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दिखा देता हूँ इसका आंसर। ये रहा सबसे पहले कंटेनर के बारे में, एंड ये रहा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये आपको लिखना है। इस प्रकार से 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब फटाफट 3 नंबर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। वन और वन्यजीव संसाधन के प्रकार और वितरण बताना है। मतलब वन एवं वन्यजीव संसाधन कितने प्रकार के हैं और इसका वितरण बताइएगा। तो इसका आंसर आप स्वयं करेंगे, आंसर मैं नहीं दिखाने वाला भाई। आंसर तो मेरे पास है, तुम्हें ही पता है, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं। अथवा में कहता है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है। तो ये रहा तुम्हारे सामने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है, पूरा पूरा यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया है, इसके बारे में लिखना है। और अथवा में कह रहा है कि केंद्र और राज्य में सत्ता का विभाजन कैसी हो, एग्जाम्पल सहित समझाना है। तो आइए दिखा देते हैं, ये रहा तुम्हारे सामने, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ये आगे एंड ये रहा। अच्छा, इसके आंसर्स को मैंने बहुत समराइज छोटा करके दिया है। अगर इसको चाहते हो तुम बड़ा या विस्तृत लिखना, ब्रॉड लिखना, तो तुम ब्रॉड भी लिख सकते हो, क्योंकि 3 नंबर के हिसाब से मतलब तुम्हें आंसर लगभग कितने 75 वर्ड्स में करना है ना। तो ये चीज़ को तुम ध्यान में रख के लिख सकते हो। 20वां नंबर कह रहा है कि एटीएम क्या है, इसे स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज एन एटीएम एक्सप्लेन। और अथवा कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों में किस प्रकार से नजर रखता है और यह जरूरी है क्यों, ठीक है। हाउ डज आरबीआई मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ अदर बैंक्स, वाई इज द नेसेसरी, ये प्रश्न पूछा गया है। और यहीं पर 21 नंबर कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पतन का वर्णन करना है। और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि रेल और सड़क यातायात की तुलना कोई 4 बिंदुओं के आधार पर करना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने एटीएम के बारे में, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ये रहा आरबीआई के बारे में कि आरबीआई किस प्रकार से निगरानी रखती है। सबसे पहले बैंकों के लिए लाइसेंस जारी करती है, ऐसा नहीं कि कोई बैंक खोल ले, ठीक है, लाइसेंस बाकायदे निकालेगी। और सीईआर तय करती है, ठीक है, मतलब नगद न्यूनतम नगद अनुपात क्या है, मतलब बैंक के पास कितना पैसा होना चाहिए तब जाके बैंक खुल सकती है। और बैंकों का निरीक्षण करना आरबीआई का काम है, इसलिए कोई बैंक भागती नहीं है। नहीं पता चले तुम पैसे जमा किए करोड़ों रुपए, तुम्हारा पैसे लेके भाग गई, क्या कर लोगे फिर, है ना। तो ये सब आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम होता है। 22वां नंबर कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखना है। और यहीं पर अथवा कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख कीजिए। तो ये रहा तुम्हारे सामने सबसे पहले 21 नंबर, और ये रहा इसका अथवा वाला, सड़क और रेल सुरक्षा में अंतर, ठीक है। एंड ये रहा तुम्हारे सामने असहयोग आंदोलन के 4 कारण को मैं केवल पॉइंटों में लिखा हूँ भाई, बाकी इसको तुम्हें डिटेल करनी ही पड़ेगी, ध्यान सुन लो, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, रॉलेट रेट का विरोध हुआ था, खिलाफत आंदोलन का समर्थन हुआ था, ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियां आई थी। और ये रहा तुम्हारे सामने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिला की भूमिका, ठीक है, जैसे विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना,
शराब की दुकानों पर धरना देना, ठीक है, नमक सत्याग्रह में भाग लेना और सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, अरुणा आसफ अली प्रमुख नेता रही हैं। तो ये सब चीज़ें तुम्हें लिखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है हमें मानचित्र फिल करना है, ताप्ती रिवर दिखाना है, सिक्किम, चित्रदुर्ग और काकापारा दिखाना है, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक। इसके अथवा में क्या लिखा है, तो अथवा में अगेन तुम्हें मैप फिल करना है, उसमें दिखाना है नर्मदा रिवर, शिलोंग, दुर्गापुर, हजारीपुर, विजयपुर, जमशेदपुर गैस पाइपलाइन। देखिए यार, अगर मैं मैपिंग की बात करूँ ना, तो मैपिंग मैं लास्ट में करा दूंगा सभी चारों सेट के पेपर का, लेकिन अगर इन मैपिंग को तुमने अच्छे से कर लिया ना, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चीज़ को श्योरली दिमाग में बैठा लीजिए, इसलिए मैपिंग जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये है आपके वीडियो को एंड। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि तुम्हारे वार्षिक परीक्षा की बेहतरीन तैयारी मिडिल एजुकेशन के द्वारा ही कराई जाएगी, है ना। पिछले साल कई सारे टॉपर निकाले हमने मिडिल एजुकेशन से, कुछ का एमपी में 9th रैंक, कुछ का 8th रैंक आया है, और इस बार तुम्हारी बारी है। क्या तुम भी टॉप करना चाहते हो? अगर सच में टॉप करना तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेफिनेटली हम इतनी मेहनत करेंगे कि तुम्हें टॉप करने में मजबूर करा देंगे। हम वीडियो करते हैं। थैंक यू सो मच।